आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफ़र इश्क का भाग 15। आकाश के उफनते गुस्से को शांत करते हुए सेठ दीवान उसे समझा रहे थे। तो डैड आप चाहते क्या हैं? मैं उस रास्कल को छोड़ दूं जिसने उस दीवान परिवार की ओर हाथ उठाया, जिसकी ओर कभी कोई आंख भी नहीं उठा सकता? आपने मुझे वहां जाने से रोक दिया, वरना मैं अपने हाथ से उसे खत्म करने वाला था। फिर देखते हैं कौन सा कानून मुझे रोकता है। आकाश आवेश में अपने डैड के केबिन में चक्कर काटता हुआ किसी खूंखार शेर की भांति टहल रहा था, जबकि अपनी कुर्सी पर आराम से पुष्ट पीठ टोके हुए शिगार का धुआं उफनते हुए बेहद शांत भाव से वे कह रहे थे, है पेशेंट आकाश, जब काम सुई से हो जाए तब तलवार निकालने की जरूरत नहीं होती। उनके शांत स्वर को सुनता हुआ आकाश अब हैरानी से उनकी ओर देखने लगता है। आकाश, मैंने इतना बड़ा एम्पायर इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की पीठ पर खड़ा नहीं किया कि ये हट जाएं और मेरी ज़मीन हिल जाए। तुम बस उस इंस्पेक्टर को बुलाओ, उसे सब समझा दिया है ना? यस डैड, आपने जो कहा था वो तो मैंने कह दिया उसे, और अभी वो बाहर ही बैठा है। लेकिन हम उस कुबेर को इतनी देर आज़ाद कैसे छोड़ सकते हैं? आज इसने इतनी हिम्मत की, कल दूसरे हिम्मत हो जाएंगे। आकाश के गर्म तेवर अभी भी शांत नहीं हुए थे। नहीं होंगे, उसे उसकी सज़ा मिलेगी, पर मेरे तरीके से। बस अरुण को आने दो। और जैसे ही नाम लिया, अरुण नॉक करता हुआ अंदर आ जाता है। अरुण केबिन में आते एक नज़र में सीट पर बैठे अपने पिता को तो दूसरी नज़र में टहलते अपने भाई को आकाश को देखता है। बैठो, सेठ दीवान कहते हुए अरुण के सर की ओर गौर से देखने लगते हैं, जहाँ बैंडेज लगा हुआ था। वे गंभीरता से उससे पूछते हैं, तुम ठीक हो अभी? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर जीएस कॉलोनी में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। आप नहीं जानते हो? वे अरुण के आवेश पर बीच में ही बोल पड़ते। मैं सब जानता हूँ, बल्कि बाहर जो इंस्पेक्टर बैठा है वो इसी बात का इंतजार कर रहा है। मतलब क्या आप कुबेर को गिरफ्तार करने की सोच रहे हैं? हाँ, उसने तुम पर हाथ उठाया है और कानून की नज़र में वह एक मुजरिम है। तो मैं कानून के बीच में आने वाला होता कौन हूँ? आप ऐसा नहीं कर सकते। उसका परिवार है, उन सबका क्या होगा? और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अरुण, रिपोर्ट लिखी जा चुकी है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब कानून को जो ठीक लगेगा वही करेगा। आप अपनी रिपोर्ट वापस ले लीजिए डैड, मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं देना चाहता। अरुण की घबराहट पर भी वो बड़े शांत स्वर में कहते हैं, चाहता तो बहुत कुछ मैं भी हूँ तुमसे, पर तुम समझते कहाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम तरक्की करो, आगे बढ़ो और दीवान एम्पायर को आसमानों की ऊंचाई तक ले जाओ, पर तुम मेरी बात समझते ही नहीं हो। सिगार का अंतिम सिरा स्ट्रे के हवाले करते वे अरुण से अन्यत्र देखने लगते हैं, जबकि अरुण को सोच में ही डूब गया था। आकाश इस सारा को चकित भाव से देख रहा था। आप रिपोर्ट वापस ले लीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। अरुण ने एक एक शब्द जैसे सोच सोच कर कहता है। अब वह टेबल के सिरे पर अपनी निगाह जमाए था, जबकि इस बात से सेठ दीवान के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई थी। दैट्स गुड अरुण, आखिर तुमने मेरी बात समझ ली। अब की वे अपनी कुर्सी से उठ के उसके पास खड़े होते हुए कहते हैं, तुम मेरे बेटे हो अरुण, और मुझे बहुत खुशी होगी जब मेरे दोनों बेटे साथ में तरक्की करेंगे। तुम अपना आइडियल आकाश को समझो और उसकी तरह होटल व्यवसाय से अपनी नई शुरुआत करो। कहते हुए वे अरुण के कंधे पे हाथ रखते हैं। अब आकाश अन्य कुर्सी पर बैठ गया था। अरुण चुपचाप सर नीचे किए बैठा था और सेठ दीवान अपनी बात कह रहे थे। इसलिए तुम दीवान लिमिटेड के अपने हिस्से के 21% शेयर में से 11% शेयर तुम आकाश को दे दो और कल से उसकी जगह दीवान ग्रुप्स ऑफ होटल को ज्वाइन करो। ये आकाश एकदम से अपनी कुर्सी से उठ बैठता है और कुछ कहने ही वाला था कि उसके पिता उसे हाथ के इशारे से वहीं रोक देते हैं। ये तुम्हारी अच्छी शुरुआत होगी। अपने पिता की बात सुनते ही अरुण कहता है, ठीक है डैड, जैसा आप चाहते हैं वही होगा, पर मेरी भी तो डिमांड है। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसके डैड अतिरिक्त उत्सुकता से उत्तर देते हैं। पहला कि होटल से संबंधित बड़े निर्णय मैं खुद ले सकूं, मुझे इसमें फ्री हैंड चाहिए। अरुण, तुम जानते ही क्या होटल व्यवसाय के बारे में,
अरुण की बात पर आकाश जो तब से चुप था एकदम से उबल पड़ा। दीवांस होटल की चेन मेरे 11 साल के परिश्रम का परिणाम है। तुम्हें उसका रत्ती भर भी अनुभव है? आकाश अपनी बात कहते हुए गहरे रोष में अरुण की ओर देख रहा था, जबकि वह अभी भी मेज के कोने पर अपनी नजर टिकाए था। लेकिन आकाश की अपेक्षा के विपरीत उसके पिता बीच में शांत भाव से कह उठे, ठीक है, दिया ये अधिकार तो आकाश अपने हिस्से के कुछ शेयर्स तुम्हारे नाम कर देगा। अब और डैड, आकाश अवाक खड़ा रह गया। दूसरा कि आप कुबेर के खिलाफ कंप्लेंट वापस ले लेंगे। ओके डन, अब खुश हो? मैंने तुम्हारी दोनों शर्तें मान ली। अपने पिता की बात पे अरुण अब उनकी ओर स्वीकृति भाव से देखता हुआ कहता है, थैंक्स डैड। थैंक्स क्या अरुण, तुम देवांश के एक मजबूत पिलर हो और ये सब तुम्हारे अधिकार हैं। तो अब तुम मेरे ख्याल से तुम संतुष्ट हो तो यहाँ का सब मामला आकाश को समझाने दो और कल से देवांश को होटल तुम देखो। क्यों आकाश? आकाश बुझा बुझा सा पिता की ओर देखता रहा। तुम जरूरी पेपर्स पर अरुण से साइन लेकर आज ही संबंधित अथॉरिटी इससे हस्तांतरित कर दो। अपने पिता की बात पर दोनों सहमति में हामी भरते हैं और साथ में वे बाहर निकल जाते हैं। उन्हें साथ में जाता हुआ सेठ दीवान कुछ देर तक देखते रहे। मनोहर दास बाहर से आने के बाद चुपचाप अपने कमरे में चले गए। किरण उनके सामने आई भी तब भी वे चुप रहे। शर्म हया से तभी किरण उनसे चाह कर भी कुछ पूछ न सकी। वे अपनी बेबसी भरी हालत में कमरे से आंगन तो आंगन से कमरे में चहलकदमी करने लगी। सारंगी उसकी हालत देख समझ गई थी, जिससे उसे टोकती हुई बोली, बोलो दीदी जी, तो मैं ही पूछा बाबूजी से। नहीं नहीं, किरण एकदम से उसके सामने रुकती हुई अपने होंठ काटती हुई कह उठी, क्या सोचेंगे बाबूजी? पर आकर कुछ बताया क्यों नहीं? मेरा तो मन बुरी तरह से घबरा रहा है। सारंगी बता ना, मैं क्या करूं? सारंगी के पास आती हुई किरण उदासी से पूछती है, अब मैं क्या बताऊं? ना आप खुद पूछने चाहती हो ना मुझे पूछने देती हो, फिर क्या खुद संदेशा उड़ता हुआ आएगा क्या? काश। आंखें बंद करती किरण बुदबुदा उठी, अरे दीदी आप फिक्र मत करो, देखना अरुण बाबू को कुछ ना हुआ होगा, वे भले चंगे होंगे, अब बुरा होना होगा ना तो उनके दुश्मनों का होगा। कहती हुई सारंगी किरण की बलियां लेती हुई कहती है, आप दोनों की सारी अला बला गड्ढे में गिरे। सारंगी हाथ हवा में हिपटी दिशा में झिड़कती है तो बरबस से किरण मुस्कुरा उठती है। दीवान मेंशन में उनके खास पसंदीदा हिस्से में वे पिता पुत्र मौजूद थे। वे बार था जहां पूरे दिन के काम की अंतिम रूपरेखा के साथ वे वहीं मिलकर तैयार करते थे। सेठ घनश्याम दीवान आराम कुर्सी पर बैठे थे और आकाश अपने पिता के लिए उनकी पसंद की शराब उनकी पसंदीदा इटालियन गिलास में लाकर उन्हें देता हुआ कहता है, कमाल है डैड, एक बार फिर मैं आपकी पाल की नज़र का कायल हो गया। क्या कमाल का गेम खेला आपने, जिसमें चित भी अपनी और पट भी अपनी। वे साथ में अपनी अपनी गिलास से चीयर्स करते हैं। तभी तो कहता हूँ अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है और काश इसी तरह अरुण भी मुझसे कुछ सीख पाता। अपने पिता की बात पर अपनी प्रतिक्रिया ना देता आकाश अपनी बात कहता रहा, हमारे द्वारा कुबेर पर कार्रवाई न करने से इसके दो फायदे हो गए। एक तो वे सब हमारे एहसान तले दब गए कि इतना सब करने पे भी हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा, सबका ध्यान उस गिरधारी की मौत से भी हट गया। कुल मिलाकर सब कुछ आराम से हमारे पक्ष में हो गया और अरुण को अपने साईं का पता भी नहीं चला। इस पर सेठ दीवान अपनी गहरी मुस्कान से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, कुबेर हमारे सामने अग्नि सी चींटी है, जब चाहेंगे उसे कुचल देंगे, उसकी फिक्र क्या करना। लेकिन डैड एक बात समझ नहीं आई, आपने अरुण को फ्री हैंड करने ठीक नहीं किया। जिस काम को उसे जरा भी अनुभव नहीं उसमें उससे गलती हुई तो इतनी मेहनत से खड़ा किया होटल ग्रुप्स कहीं अरुण की ना समझी कि भे चढ़ गया तो? हाँ, हो सकता है कुछ समय के लिए हमारे होटल्स के शेयर डाउन चले जाए, पर रिस्क तो हर काम में होता है ना आकाश। लेकिन इतना बड़ा रिस्क आपने क्यों लेना चाहते हैं जिसमें शर्तियाँ अरुण गलती करे? क्योंकि यही तो मैं चाहता हूँ कि अरुण गलती करे। अपने पिता की बात पे अनबुझा सा आकाश अब उन्हें देखता रहा। वे आगे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वे गलती करे और तब मैं उसे एहसास कराऊँ कि उसके फैसले गलत होते हैं और हमारे नहीं। तभी तो वे हमारी मानसिकता से चलेगा। आकाश, मैं अरुण को बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता देखना चाहता हूँ। इसके लिए हर उस बाहरी चीज़ से मैं उसे बचा लेना चाहता हूँ
जो उसे हमसे दूर करती है। वे एक संवेदनशील है, इसलिए उसे टैकल करने का तरीका भी संवेदन ही होता है। वैसे भी 5 साल पहले की घटना से मैंने बहुत कुछ सबक लिया है, इसलिए अब किसी भी कीमत में मैं अरुण को खोना नहीं चाहता। बस कैसे भी उसे अपने पक्ष में करना चाहता हूँ। कहते हुए वे गिलास रखकर तुरंत ही खड़े हो जाते हैं, जबकि आकाश जानता था कि वे अगला पैक जरूर लेते थे। वे प्रश्नात्मक नजर से उन्हें देखता है तो वे कहते हैं, अभी चाचा जी से मिलने का समय हुआ है, आज पता नहीं कौन सी खास बात उन्हें करनी है। ओके डैड। और हाँ आकाश, जबकि अरुण होटल से जुड़ रहा है तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वहाँ की चकाचौंध में गुम रहे। मैं दोबारा उन छोटे अभावग्रस्त लोगों को उसके आसपास कतई देखना नहीं चाहता। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस बिल्कुल डैड, आपकी कहीं अनकहीं दोनों समझ सकता हूँ मैं, आप बेफिक्र रहें। आकाश की बात पर सर हिलाते वे बाहर निकल जाते हैं। उनके जाते आकाश अपने लिए एक लंबा पैक बनाता हुआ आराम कुर्सी पर पूरी तरह से पसरता हुआ एक परिचित नंबर पर कॉल लगाता है। दूसरी ओर दीपांकर था, जो आकाश के कॉल पर ही एक्टिव मोड में आ जाता। सुनो, कल से अरुण आ रहा है तो मेरे स्वीट को उसके लायक बना दो और रूम सर्विस के लिए एनी को लगाओ और उससे कहो अरुण की खास खिदमत उसे ही करनी है। ओके सर, हो जाएगा। बल्कि उसके आसपास अपने होटल का खूबसूरत स्टाफ को लगाओ। जवान खून, देखे कैसे मछलियाँ नहीं तैरती। ओके सर, हो जाएगा। हाँ, वो नई लड़की क्या नाम है उसका? रूबी सर। उसे अब तक शीशे में उतार नहीं सके तुम? तुम्हें पता है ना, मुझे इनकार और इंतज़ार दोनों से सख्त चिढ़ है। अब उसे मेरे ऑफिस स्टाफ में लगाओ कल से, समझे? यस सर। जल्दी जल्दी यस से यस बोलकर दीपांकर फोन काटने के बाद भी जैसे अगली सांस लेता है। रात की हुई हलचल का असर तो सुबह को हुआ, जब योगेश दादाजी का ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था और वही मौजूद भूमि के चेहरे पे कसक के भाव मौजूद थे। अचानक आपका इतना ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ गया? वो तो कहिए सुबह सुबह अरुण का फ़ोन आ गया, मैं तुरंत ही मैसेज पाते चला आया। आप अपना ध्यान रखिए दादू। भाभी, मैं जो दवाई देता हूँ बस उसे ही अगले 10 दिन तक कंटिन्यू रखिएगा। अब मैं चलता हूँ और उनसे बोलिएगा थोड़ा जल्दी में हूँ, उससे बाद में मिलता हूँ। कहता हुआ योगेश दादाजी के कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते भूमि दादाजी को दवाई देती हुई कहती है, ऐसा क्या हुआ आपको दादाजी? कुछ सोचने लगे थे क्या आप? वो तो योगेश को आपके पास आता देख मैं चिंतित हो उठी। भूमि द्वारा दवाई देने पर भी वे उस दवाई की ओर नज़र फेरते हुए कहते हैं, बस आज ही निकल जाऊंगा, अब इस दवाइयों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं बहू। दादाजी भीतर से सांस खींचते खींचते कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाएंगे आप? कहीं नहीं। अब श्याम के परिवार को और परेशान नहीं करूँगा। मेरा आखिर उस सब पर हक है ही क्या? बिन वजह सबके कष्ट का कारण बनूं? बस बहुत हुआ। भूमि समझ नहीं पाई कि आखिर दादाजी अचानक से ये किस तरह की बात करने लगे थे। वे देखती है कि वे टेक लेते किसी तरह से उठते हुए एक बैग में अपना सामान रखने लगे थे। इसका साफ मतलब था कि वे यहाँ से जा रहे थे, पर क्यों? उसे पता नहीं था, पर जानती थी कि अरुण ही दादाजी को रोक सकता है। इसे जल्दी से बाहर निकल के एक नौकर को आवाज़ देती हुई कहती है, जाओ जल्दी अरुण को बुला कर लाओ। अगले कुछ पल में अरुण भी वहां आ जाता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि दादाजी कहीं जाने के लिए बड़ी व्यग्रता से सामान रख रहे थे। न वे कुछ भूमि की सुन रहे थे और न अरुण की, बस एक ही बात की रट लगाए थे कि वह यहाँ से रहना चाहते। पर क्यों दादाजी? ऐसी क्या भूल हुई हमसे, वो तो बताइए। भूल तो मुझसे हुई अब तक, जो इसे अपना परिवार समझ बैठा। सही कहा श्याम ने, मेरा इस परिवार से क्या खून का रिश्ता है? आखिर ये सब मेरे बड़े भाई का परिवार है और उनके बीच में एक अनावश्यक इंसान हूँ बस। अब मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। मत रो करुण, तेरे मोह ने ही मुझे मेरे मन पे बेड़ियाँ डाली हुई हैं। कहते कहते अब उनकी सांस चढ़ा गई थी, जिसे वे कुछ पल बैठ कर तेज तेज सांस लेते हुए खुद को संयत करने में लगे थे। भूमि दौड़ कर गिलास पानी में लाती हुई उनकी ओर बढ़ा रही थी, जिसे हाथ से हटाते हुए वे परे देखने लगे थे, जबकि उनकी हालत पर उनका चेहरा दर्द से भर उठा था। पर मन को कड़ा किए वे एक बार भी अरुण की ओर नहीं देखते। सजा तो दे रहे हैं दादाजी, कम से कम उसकी वजह तो बता दीजिए ना।
और उनके सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए कह उठा, वजह बस यही है कि इस परिवार को अपना समझ कोई वचन दे दिया था, पर नहीं समझ पाया कि उसे पूरा करने का अधिकार तो है ही नहीं मेरे पास। क्या डैड ने आपको कुछ कहा? ऐसा क्या कह दिया डैड ने कि आप हम सबको छोड़ने को तैयार हो गए? और रही बात अधिकार की, तो आपका अधिकार डैड से भी ऊपर है। आप परिवार के सबसे बड़े हैं। आप कुछ भी चाहेंगे वो ज़रूर होगा। आप मुझे बताइए दादाजी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी हर इच्छा को मैं पूरा करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे डैड के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। बस एक बार अपने अरुण पर भरोसा तो करके देखिए। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर फिर भी किसी चीज़ के लिए आपको नहीं खो सकता दादाजी। कहता हुआ अरुण के घुटनों पर सर झुका देता है। तो वे जिस भाव से अरुण को देखते रहते हैं, तो वही भूमि स्तब्ध ये सारा दृश्य देख रही थी। अरुण को कतई अंदाजा नहीं था कि वो जिस बात का अपने दादाजी को वचन दे रहा है, वे बात सीधे उसके जीवन से संबंधित होगी। जब दादाजी ने उसे उसके बाल विवाह का बताया, अरुण बस मौन खड़ा रह गया। भूमि तो समझ ही नहीं पाई कि इस बात के प्रति वे कैसा रिएक्ट करे। उसकी जिज्ञासा तो चरम पर पहुंच गई। वे दादाजी से ढेरों प्रश्न करने में खुद को रोक न सकी। क्या कह रहे हैं आप दादाजी? अरुण की शादी बचपन में हुई, तो ये बात अब तक हम सबको पता क्यों नहीं थी? और कौन है वो लड़की? कहाँ रहती है? और अचानक इतने साल बाद वे आपको कहाँ मिल गई? तो क्या डैडी जी ने इसी कारण आपसे नाराज हुए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज बताइए ना कि ये सब माजरा क्या है। भूमि की अति उत्सुकता पर दादाजी बेहद शांत भाव से एक नजर अरुण की ओर देखते हैं, तो अब किनारे दीवार का टेक लिए सीने पे हाथ बांधे खड़ा था। तो भूमि ठीक उसकी ओर देखती हुई खड़ी थी। वे गहरी सांस भीतर खींचते हुए कहते हैं, बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। आखिर इस सच को जानने का हक तो पूरा है ही तुम्ही लोग को। भूमि अभी भी अचकचाती हुई अपना निचला होठ चबा रही थी और दादाजी कहना शुरू करते हैं, एमपी की पार्वती नदी के निचले इलाके में बसा छोटा सा गांव सामरसा के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के पास दो ऐसे घर इतने पास पास बने थे कि उनका आंगन एक ही हो जाता। जिन दो घरों का आंगन एक था, उनमें से एक घर में श्याम अपने परिवार के साथ, तो दूसरे में मनोहर का परिवार रहता था। तब तुम्हारा जन्म बस हुआ ही था और मनोहर की कोई संतान नहीं थी। मनोहर वहाँ प्राथमिक विद्यालय में मास्टर था, तो तुम्हारे पिता मालवा में ही छोटी मोटी नौकरी करते थे और अपने खुद के व्यवसाय के लिए संघर्षरत थे, इसलिए अक्सर उनका गांव से आना जाना बना रहता था। इस सब के बीच वे बीच का आंगन कब एक घर में तब्दील हो गया, कोई समझ ही नहीं पाया। जब तक श्याम गांव से बाहर रहता, मनोहर उस घर को संभालता। उसने आकाश को गोद में लिए लिए बाढ़ के पानी से गुजरते जाने कितनी बार उसे स्कूल पहुंचाया होगा। तो तुम्हारी माँ कावेरी ने मनोहर की पत्नी की जचकी में पूरे तन मन से उसकी सेवा की। यूं ही करते दोनों परिवार एक ही होते चले गए। जब साथ हंसने उठने बैठते, साथ ही अपना हर दुख साझा करते। तब वह दौर था जब श्याम अपनी नौकरी से बहुत परेशान होकर उसे छोड़कर अपना पूरा ध्यान व्यवसाय में लगाना चाहता था। पर तब तक जाने किन किन व्यवसाय में हाथ आजमाने के बाद हर बार भारी नुकसान के साथ उसे अपना हर व्यवसाय बंद करना पड़ता। इस अगली चिंता के साथ कि अगले व्यवसाय के लिए अब धन कहाँ से आएगा। इसी बीच एक दिन मनोहर के घर जन्म हुआ उसकी बेटी का, जो जाने कैसे दोनों घर में एक साथ सौभाग्य ले आई। उस दिन मनोहर अपनी नौकरी में मास्टर से हेडमास्टर बन गया, तो श्याम को अपने व्यवसाय के लिए रास्ता मिल गया और उस सूरत जाने का मन बनाने लगा। तब वो पहला नोट जिसे लेकर श्याम ने सूरत में अपना पहला कदम रखा था, पता है उस नोट की क्या खासियत थी? मनोहर ने अपनी बेटी के पैरों की छाप एक नोट में लगाई ताकि सदा अपने घर की लक्ष्मी को अपने पूजा स्थान में रखकर उसे पूज सके। पर उसी रात श्याम ने मनोहर से पैसों की मदद मांगी। उस वक्त इतना धन कहाँ था? जो कुछ बचा के रखा था उस सब मनोहर ने श्याम को दे दिया। फिर उसके बाद तो श्याम शहर से आता तो ढेरों तोहफे लग जाते, खासकर उसका प्यार तो उस बच्ची के लिए होता।
उसके सौभाग्य से उसका सपना पूरा हो रहा था। अब जब उसने अपनी पहली फैक्ट्री की नींव भी डाल ली, उसी वक्त मेनका के जन्म के बाद से कावेरी बहुत बीमार रहने लगी। तब जाने श्याम को क्या सूझा, उन दोनों ने मनोहर से उसकी बच्ची अपने घर की बहू के रूप में मांग ली। उस वक्त उन दो दोस्तों को अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाने की असीम खुशी थी। तब तुम 4 बरस के थे और मनोहर की बेटी 2.5 साल की। तुम दोनों का पूरे संस्कार से श्याम और कावेरी ने मिलकर ब्याह कराया और वादा किया कि बड़े होते मनोहर अपनी बेटी का गौना कर देगा। पर आने वाले वक्त में क्या होगा ये कौन जानता था। इधर श्याम रात दिन तरक्की करता रहा, इससे उसका मन गांव से उचटने लगा। इधर कावेरी भी बीमार रहने लगी। इस शहर में इससे बेहतर इलाज और अपने बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए श्याम परिवार सहित सूरत के लिए निकल आया। ये उन दोनों दोस्तों की आखिरी विदाई थी, जिसकी गवाह है मेरी भीगे नम आँखें। तब बस मनोहर के बारे में यही आखिरी खबर सुनी थी कि पार्वती नदी के उफान में 20 गांव पूरी तरह से चपेट में आ गए। इतने कि उनमें से बहुत कम अपनी ज़िंदगी बचा पाए। बस तब से कोई खबर मनोहर की नहीं लगी, न किसी ने खोज खबर ही ली। मैं भी भाग्य पर अफसोस करता रह गया। और अचानक आज 21 साल बाद सुवली गांव में मैं मनोहर से मिला, और मिला किरण से, जिससे बचपन में तुम्हारी शादी हुई थी। तो आज भी उस रिश्ते के मान के साथ, जबकि खुद से तय किया गया रिश्ता श्याम को नामंजूर है। अब उसे अपने और मनोहर के बीच अमीरी गरीबी का बड़ा फासला दिखाई देता है। पर उस वक्त उसे याद नहीं आता मनोहर को, जब मनोहर के कंधे पे पैर रखकर इतना ऊंचा उठा था श्याम। कौन उसकी मदद करता। आज अपने मद में चूर अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा को भी खारिज कर दिया श्याम ने। तो बताओ मैं किस मुंह से इस घर में रहूं, जब न श्याम को मेरी ज़रूरत है न अहमियत। मैं दोबारा से दी उम्मीद किरण की आंखों से कैसे झटके से छीन लूं। इससे तो अच्छा है मैं सदा के लिए कहीं चला जाऊं, तुम सबकी ज़िंदगी से दूर। नहीं, अरुण दर्द भरा प्रतिकार करता दादाजी की ओर देखता रह जाता है। आखिर क्या होगा इस रिश्ते का जो बचपन में तय हो गया था। अरुण क्या दादाजी के साथ उनका फैसला लेगा या जाएगा अपने पिता के खिलाफ। इस कहानी से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहें इस कहानी के सफ़र से। और इस कहानी को रोज़ाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।